नमस्कार। नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 11 बजे हम इसलिए आए क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय था और जिस विषय पर हम जितनी जल्दी हो सके उतनी बातचीत करना चाहते थे और वो बातचीत इसलिए करना चाहते थे, भविष्य में देश जहाँ जा रहा है या प्रदेश जहाँ जा रहा है, उसके जो निशान हैं या उसके जो चिन्ह उभर रहे हैं, उससे आपको हम आप उस वास्तविकता से आपका परिचय कराएँ। आपने एक मेरा प्रोग्राम देखा होगा जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेता अ, राजेश सचान, उनको लेकर के जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसी शाम मैंने एक प्रोग्राम किया था और वो सारी उनकी जो उनका जो नोट था, उनकी जो चिट्ठी थी, वो मैंने पढ़ के आपको सुनाई थी और इस आशा से पढ़ के सुनाई थी कि जो देश में या बाकी जगहों पर बेरोज़गारी को लेकर के लोगों के बीच में उभार है या गुस्सा है, जिसको लेकर के रेलवे की 2 परीक्षाओं को लेकर के लोगों का तात्कालिक गुस्सा फूटा, जो उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक गया और कई सारे सेंटर्स पर छात्र गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कुछ जगहों पर गुस्से में छात्रों ने रेल भी जलाई या कुछ जगह तोड़-फोड़ हुई। अब सवाल ये है कि वो छात्र थे या उनके बीच में घुसे हुए असामाजिक तत्व। मैं हमेशा मानता हूँ कि छात्र गुस्से में थोड़ी बहुत तो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन रेलगाड़ी को जलाना ये सब काफ़ी असामाजिक तत्वों का काम होता है। हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे अखिलेंद्र प्रताप सिंह हैं। अखिलेंद्र जी सामाजिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो ऐसे राजनीति करते हैं जो दबे, कुचले, पिछड़ों और वंचितों के लिए वो राजनीति होती है। उनके सिद्धांत भी ऐसे ही हैं, उनकी सारी ज़िंदगी इसी संघर्ष में गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, तो उनका असर छात्रों के ऊपर काफ़ी है और वो उस मानसिकता को समझते भी हैं। अखिलेंद्र जी, ये जो पिछले दिनों हुआ इलाहाबाद में जिसमें राजेश सचान एक संगठन है, युवा संगठन जिसमें जिसके प्रेरक तत्वों में आप भी हैं, ऐसा मुझे पता चला। उस संगठन ने इलाहाबाद में पिछले 3-4 महीनों से चल रहे रोज़गार के लिए बेरोज़गारी विरोधी आंदोलन के लिए कुछ काफ़ी प्रदर्शन किए जो सोशल मीडिया पे यदाकदा आते रहे और अचानक एक विस्फोट हुआ और इलाहाबाद से लेकर के और आरा, पटना, गया तक लोगों ने छात्रों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन किया और ऐसा लगा कि एक छात्र आंदोलन खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो छात्र आंदोलन फिर खड़ा नहीं हो पाया। तो मैंने उसके बाद जो मैं आपको विषय बताता हूँ, मुझे लगा कि ये जो सवाल है बेरोज़गारी का, ये कहीं अगले चुनाव का मुद्दा तो नहीं बनता जा रहा है। पर पहले मैं आपसे इलाहाबाद में जो घटना हुई और राजेश सचान जी की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उनका छूटना, जो कि आश्चर्यजनक था कि पुलिस ने लिया और उन्हें जल्दी ही ज़मानत मिल गई, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सारा वाक़या क्या था इसको बताएँ फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए, पहले तो कुछ सनसनीखेज खबरें पुलिस प्रशासन ने राजेश सचान के बारे में कुछ मीडिया चैनल्स जो मुख्यधारा के चैनल्स माने जाते हैं, उसमें उन्होंने उनके बारे में दिया। मैं उससे बहुत आहत हुआ कि हमारी पत्रकारिता में इस स्तर पर पतन हो रहा है और एक फ्रेमवर्क है कि मोस्ट वांटेड यहाँ पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया। उन लोगों के बारे में जो अपने छात्र जीवन से लेके अभी तक सामाजिक सरोकार और राजनीतिक बदलाव के लिए पूरा जीवन दिए हुए हैं, उनके खाते के बारे में सनसनीखेज, उनके सामाजिक जीवन के बारे में सनसनीखेज, इस तरह की खबरें आई तो ये एक मानसिक भी हमला, जो शारीरिक हमला था वो तो चल ही रहा था, एक मनोवैज्ञानिक एक ऐसा वातावरण बनाया गया जैसे कोई बड़ा आतंकी, कोई बहुत बड़ा अपराधी
उसको खोज निकाला है पुलिस ने और उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं भी बाहर था, मैंने देखा उसको, मैं इलाहाबाद पहुंचा तो मैं राजेश सचान के बारे में इतना आपको बताना चाहता हूं कि वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे और मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑटोक्रेटिक अप्रोच के खिलाफ डेमोक्रेटाइजेशन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको वहां से निकाल दिया गया। बाद में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए, यहीं से उन्होंने एमए किया और आयशा के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे, नेता थे। साथ ही इलाहाबाद के छात्र आंदोलन में भी उनकी अच्छी हिस्सेदारी रहती थी और वो यहाँ के एक लोकप्रिय नेता के बतौर सामाजिक संगठनों में जाने जाते थे। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ के नागरिक समाज ने एक बहुत बड़ी अपील जारी की और कहा कि राजेश सचान के ऊपर इस तरह का जो हमला हो रहा है पुलिस प्रशासन से निहायत निंदनीय है और हम उसके खिलाफ बोलते हैं। हमने देखा कि कई वरिष्ठ अध्यापक विश्वविद्यालय के, कई गणमान्य नागरिक आंदोलन के लोग, सब लोगों ने इसकी मुखालफत की और इसकी आलोचना की। प्रेस में उन्होंने बयान भी जारी किया और हिंदुस्तान जैसे अखबार में वो खबर भी आई। तो मैं कह रहा था कि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजेश का जीवन लगभग, प्रयागराज में सामाजिक जीवन उनका लगभग 20 साल रहा है और राजेश सचान प्रशासन के को सूचना देके यहाँ जो गिरजाघर है और बालसन चौराहा है, इसमें हजारों लड़कों के साथ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन पिछले, मैं समझता हूँ, रेगुलर 4 महीने से चला रहे थे युवा मंच के बैनर से। और साथ ही साथ देश में जहां आंदोलन चल रहा था उसमें भी ये लोग शरीक हो रहे थे। लखनऊ के इको गार्डन में इन्होंने अन्य युवा संगठनों के साथ एक दिन का धरना दिया, ज्ञापन भी दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, और केवल उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, विपक्ष के दलों से भी पूछा कि रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए और जितने बैकलॉग्स, रिक्त पदे हैं केंद्र में, राज्य सरकार में, उसको कब भरा जाएगा, इसके बारे में विपक्ष भी अपनी नीति स्पष्ट करे। और उसी में उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या इस चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग भी किसान आंदोलन के साथ मिलकर भाजपा हराओ अभियान में शरीक होंगे। उनका बराबर किसान आंदोलन के साथ, मजदूर आंदोलन के साथ युवा मंच का सरोकार रहा, रिश्ता रहा और बराबर उसमें राजेश सचान मिलजुल के आगे हिस्सेदारी करते थे। राजेश सचान का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन नहीं छिपा था। राजेश सचान आयशा के लीडर थे। राजेश सचान बाद में आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में, सोनभद्र, मिर्जापुर में जाके होल टाइमर जैसे काम करता है, होल टाइमर थे। राजेश सचान आईपीएफ के राज्य में बुलाए हुए प्रतिनिधि थे और राजेश सचान की जो पूरी स्थिति थी वह राजेश सचान के साथ में जो पूरा उनके साथ माहौल जोड़ा गया, वो स्वराज इंडिया के भी आमंत्रित सदस्य थे। तो राजेश सचान का राजनीतिक जीवन छिपा हुआ नहीं था। जब मुझे ये मिला कि इसके पैरोकार की मैं खोज कर रहा हूं तो मैंने यहाँ के एडीजी को
उत्तर प्रदेश शासन में सभी राजनीतिक दलों ने, वाम लोकतांत्रिक ताकतों ने खड़ा होकर के विरोध किया राजेश सचान की गिरफ्तारी का। और यहाँ मैंने एडीजी, आईजी और खुद जो अति उत्साह में यहाँ के एसएसपी महोदय थे, उनको भी हमने फोन करके बताया कि भाई ये उनका राजनीतिक जीवन है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था, आईसा के कई अध्यक्ष इलाहाबाद में हुए, बनारस में हुए, जेएनयू में हुए, और आपका क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है। मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता, आप हमारा फोन ले लेते, हर साल हम लोगों की रिपोर्ट इंटेलिजेंस ले जाती है, आईबी ले जाती है, तो आप हमसे पूछ लेते, हम बताते कि हाँ इसको सनसनीखेज बनाने की क्या बात है। आप उनका अगर अकाउंट देखना चाहते हैं तो अकाउंट में उनके 2 पासबुक है, दोनों इलाहाबाद के नहीं है, वो कानपुर देहात के हैं, वहां के 2 पासबुक है, एक ग्रामीण बैंक का है और दूसरा पासबुक उनका बड़ौदा बैंक का है, जिसमें उनके माँ और बाप ने जो पैसा दिया है, आप पूरा उसको जांच करा लीजिए। लेकिन उस दौर में इतना एडमेंट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर प्रयागराज का पुलिस प्रशासन, उनको कोई बात ही नहीं कम्युनिकेट हो रही थी। तो मैंने इस सवाल को बहरहाल उच्च अधिकारियों से, जो इस जोन के अधिकारी थे, उनके यहाँ सबको मैंने उनका अकाउंट सब भेज दिया। और साथ ही साथ यहाँ हाई कोर्ट में वकीलों ने प्रतिरोध किया, उन्होंने एक लेटर पिटीशन डाला, आपके बार एसोसिएशन के कई कचहरी के प्रेसिडेंट्स वगैरह, वो लोग निःशुल्क सेवा में लग गए और उन लोगों ने राजेश का पूरा परिचय देते हुए रिमांड मजिस्ट्रेट से कहा कि राजेश की ऐसी हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने भी देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई केस राजेश का बनता नहीं, क्योंकि राजेश का किसी वीडियो में कोई काम नहीं था। और जिस वर्चुअल मीटिंग की बात हो रही है उसमें राजेश सचान ने केवल ये अपील की है भारत सरकार से कि ये जो युवा आंदोलन पूरे देश में छात्र आंदोलन रेल भर्ती पर चल रहा है, इस पर सरकार उनकी बात को मान ले। और जो केंद्र सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी, जो एडवर्टीजमेंट किया था, उसके हिसाब से उन लड़कों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि कहीं से भी अगर एक बार आपने एडवर्टीजमेंट करके एम्प्लॉयमेंट प्रक्रिया शुरू कर दिया तो बीच में आप उसको तोड़ नहीं सकते। आपने फरवरी 2019 में ये बात उठाई, रिजल्ट बाद में घोषित किया, और बाद में आप जो कमिटमेंट किए थे, जो एडवर्टीजमेंट की जो बात थी, उसको आप बदल क्यों रहे। ये जो आपकी उन्होंने कहा कि ये जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज में आप कम से कम 20 गुना उसका क्वालिफिकेशन की घोषणा किए थे, उनकी घोषणा कर दीजिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कभी भी ग्रुप डी, जिसमें गैंगमैन, चपरासी का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें प्रीलिम्स की तरह जो आईएएस पीसीएस में होता है उस तरह के एग्जाम्स नहीं होते। पहले प्रीलिम्स करा लीजिए, फिर मेन कराइए। अभी तक उनका एक एग्जाम होता था, एक एग्जाम करने के बाद उनकी भर्ती होती थी, उसको भर्ती कर लीजिए। ये एक सिंपल मामला है, बीच में आप इसे अगर टाल रहे हैं तो इससे ये लगता है कि आप रोजगार देने में दिलचस्पी नहीं है। ये अपील उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में करके इन्होंने दी थी और इसका प्रेस में उन्होंने ज्ञापन भी दे दिया था। तो अब राजेश सचान को एक विलेन बना के ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, 2 निर्दोष बच्चों को इलाहाबाद में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और ये कहा गया कि इसका मास्टरमाइंड कौन है उसकी मैं खोज कर रहा हूं, ये फंडेड है, ये बाहर से पैसे। मैंने विदाउट एनी वेरिफिकेशन कुछ ऐसे चैनल्स जिसमें आईपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आईपीएस हैं एसआर दारापुरी, उन्होंने प्रोटेस्ट लेटर भी भेजा और उन्होंने कहा कि आपने एक तरफा बिना वेरिफिकेशन के आप इस तरह का बयानबाजी नहीं कर सकते। युवा मंच के बारे में आप पूछ लेते। युवा मंच एक पॉपुलर वहां यूथ संगठन है, किसी भी लड़के से पूछते तो बताता।
और राजेश ने बार बार कहा कि हमारे आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा की कभी कोई जगह रही ही नहीं। हम लोकतांत्रिक जीवन में शांतिपूर्वक आंदोलन चलाए हैं पिछले 20 सालों से, और हिंसात्मक वारदात की एक भी घटना हमको आज तक हमारे विरुद्ध या हमारे आंदोलन के विरुद्ध नहीं रहा है। सिंपल एक मांग है, मैं समझता हूं आज पूरे देश में राजेश यही बात करते थे, जैसे दिल्ली में कोई अगर कार्यक्रम हुआ यूथ का, हल्ला बोल हो या कोई भी संगठन हो, बुलाता है, उसकी भी लीडरशिप में रहते थे। पटना वगैरह की जो घटनाएं हो रही थी, लड़के सड़क पर उतर रहे थे, उस पर भी अपील कर रहे थे कि हमारा आंदोलन वाजिब है और शांतिपूर्वक ढंग से लोग चलाएं, अपील करते थे। इलाहाबाद में बेहद तकलीफ बात है, यहाँ बघाड़ा वगैरह में लाजेज में जाके ये लड़के इतने इनोसेंट, इतनी कमजोर स्थिति में बिना पैसे के इतने संकट झेलते हुए किसी तरह से आप पैसा जमा करते हैं। 24 करोड़ रुपए उन लड़कों को, 8,000 करोड़ कितने उनकी फीस आप इतनी लेते हो? आप सोचिए, 2,43,000 लड़कों ने अप्लाई किया है। पद कितने हैं? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 35,274 और इसमें 1 लाख, माने आप लगभग 1.5 लाख पदों के लिए 2,43 लाख लड़कों ने अप्लाई किया है। तो इतनी बड़ी के उनसे आप 500 रुपए या जो भी उनको फिक्स करते हैं वो पैसा आप भी उनसे लेते हैं, उनका रिटर्न भी नहीं करते हैं। तो इतनी बड़ी ज्यादती उत्तर प्रदेश में जितने एग्जाम हुए, चाहे वो टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स के रहे हो, कोई भी रहे हो, उस सब में लीकेज हो रहा है, सब पेपर्स आउट हो जा रहे हैं। आप कहते हो कोचिंग माफिया, तो इन आंदोलनों में देखो कि कोचिंग माफिया कौन है। बार बार उन लोगों ने कहा कि आप उनको गिरफ्तार करो, कोई कोचिंग माफिया है, लेकिन क्या आपने ये समझ रखा है कि जो लड़के हैं इनके पास अपना कोई दिमाग नहीं है? कोचिंग माफिया आएगा उनको इंस्टिगेट कर देगा, या कोई राजनीतिक दल उनको इंस्टिगेट कर देगा? राजनीतिक दलों से संबद्ध यह उसी तरह का आंदोलन नहीं है जैसे कि किसान आंदोलन नहीं था। हाँ, इसमें काम करने वाले लोग कई राजनीतिक दलों में रहे हैं, जैसे रेडिकल मूवमेंट लेफ्ट का पंजाब में, खुद में योगेंद्र यादव वगैरह, वो लोग भी स्वराज इंडिया से थे। तो जो भी आंदोलन इस तरह से हैं, व्यक्तिगत स्तर पर कभी कोई किसी पार्टी या संगठन में हो, लेकिन यह आंदोलन, यह मोर्चा, ये कहीं से भी किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है। ये अपनी स्वतंत्रता का और स्वायत्तता का उपभोग करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इससे बहुत दुखी हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने पूर्व अध्यक्ष थे, सब लोग एक स्वर में इसका विरोध किया। वकीलों ने किया, नागरिक समाज ने किया, किसान आंदोलन ने किया, और तब जाके उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर आई। नहीं तो इसी केस को सनसनीखेज बना के कि एक और योगी मोदी सरकार का अचीवमेंट कि एक बहुत बड़ा माफिया पकड़ा गया है जो डीस्टेबलाइज उत्तर प्रदेश सरकार को कर रहा है। तो किसी देश की सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ साजिश करने लगे, ये इतिहास में दुर्लभ घटनाएं हैं। प्रशासन पर कोई इस तरह की रोक न हो। तो मैं इस सवाल से, आंदोलन करते हुए 45 साल हमारे जीवन गए हैं। हमने हिंदुस्तान के एक दलित से लेके, किसान आंदोलन से लेके, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह के साथ मिल करके हमने महीनों, सालों आंदोलन चलाए हैं। किसी आंदोलन में हमारा इतिहास नहीं रहा, हमारे कार्यकर्ताओं का इतिहास नहीं रहा है कि कहीं से उन्होंने कोई वायलेंस किया हो। मैं तो ये कहता हूं कि आप जांच करा लो, क्योंकि सरकारें भी वायलेंस कराती हैं। अभी आप पश्चिम के ढेर सारे मुल्कों का उदाहरण पाइएगा, भारतवर्ष में भी कैसे उपद्रव कराए जाते हैं। छात्र संगठन जितने भी हैं, सबका कहना है कि हम लोग वायलेंस में नहीं है, हमारी कोई फिलॉसफी वायलेंस की नहीं। ये जितने युवा संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो वायलेंस की बात करके जो मेन मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, जो स्वतः स्फूर्त चरित्र लिए हुए लेकिन अंदर से
एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, उसको टाल करके आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे? कब तक उसका डाइवर्जन हिंदू मुस्लिम और इधर उधर की कैटेगरी से आप करते रहेंगे? तो राजेश सचान का पूरा जीवन प्रतिबद्ध है, ये निर्दोष लड़के दो वहां पर बंद हैं, और इसीलिए एक उभार हो गया प्रयागराज में नागरिकों का, और उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों को छोड़ा जाए, और जाहिरा तौर पर इससे अगर इनको चुनाव में सजा मिले, अगर जो लोग जो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत किए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग अगर उनको दंडित नहीं करते हैं, तो जाहिरा तौर पर भाजपा को इससे चुनाव में भी जो फायदा उठाना चाहती थी, फायदा की जगह नुकसान ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। अखिलेश जी, अब ये इलाहाबाद की घटना और इलाहाबाद के बाद फिर वो पूरे बिहार में, बिहार के प्रमुख शहरों में जिस तरीके से छात्रों का उभार हुआ, उन्होंने इस परीक्षा का विरोध किया और काफी सशक्त विरोध किया, जिसको लेकर के अब बयान आ रहे हैं। रेल मंत्री से बात करके सुशील मोदी कुछ कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, ये सब ठीक हो जाएगा, रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है। लेकिन अभी तक कहीं उसका कोई नोटिफिकेशन आया हो ऐसा मेरे पास तो जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि ये जो छात्रों ने एक झलक दिखाई है, और सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश के करीब 60-70 जगहों पर इसी रोजगार के सवाल को लेकर के लोग क्रमिक सभाएं कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का हाल है जो मेरे पास जानकारी है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये रोजगार का सवाल छात्र दबाव डाल करके 2024 के चुनाव में एक केंद्रीय मुद्दा बनवा पाएंगे या बनेगा? क्योंकि अब जो सबसे खतरनाक चीज है कि अब किसान की आत्महत्या तो सामने आती ही नहीं है। अब किसान महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र में आत्महत्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं। अभी तक खबरें नहीं है उत्तर प्रदेश की, पर वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगार तो हर जगह आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी से ऊब करके, अंधेरे भविष्य के डर से, अपने परिवार के दुख दर्द पीड़ा को सहन न कर पाने के दबाव से वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या रोजगार का सवाल चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बन पाएगा और इसे राजनीतिक समर्थन मिलेगा, या छात्रों को इकट्ठे होकर के सारे देश में इसे चुनाव का मुख्य मुद्दा बनवाना पड़ेगा जिसके ऊपर 2024 का चुनाव हो? देखिए, पहली बात तो जो मैं पहला कह रहा हूं कि कमिटी बनाना, मैंने सरेआम कोई भी रीजनेबल आदमी कमिटी की कोई लॉजिक, खुद रेल मंत्री कमिटी की कोई लॉजिक नहीं कर पाए। आप अगर रूल ऑफ लॉ में यकीन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए आप एक उसी के अनुरूप एक घोषणा कर दीजिए कि जो हमने एडवर्टीजमेंट में, विज्ञापन में जो हमने शर्तें रखी हैं, उसके अनुरूप हम एग्जाम कराएंगे। 20 उसमें जो आपने कहा है विज्ञापन कि जो अभ्यर्थी हैं 20 गुना ज्यादा उनसे क्वालिफिकेशन होगा, और ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो जैसे पहले होता था वैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम सिंगल एग्जाम होता था, उसमें सीटीबीटी डबल नहीं होता था। आप एक एग्जाम करा लीजिए, यह आप अपने एडवर्टीजमेंट पर स्टिक कीजिए। कमिटी बनाना तो केवल और केवल इसका डिनायल और इसका डाइवर्जन है। रेल मंत्री महोदय से मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब भी समय है, आप अपने एडवर्टीजमेंट पर स्टिक कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का सम्मान कीजिए। जो शर्तें इस आपके एडवर्टीजमेंट में हैं उसको इस चुनाव के दौर में भी आप पूरा कर सकते हैं। छात्रों के साथ न्याय कीजिए, युवाओं के साथ न्याय कीजिए। आप कम से कम जो घोषणा किए हैं फरवरी 2019 में, उस घोषणा के अनुरूप लड़कों को रोजगार मुहैया कर दीजिए। कोई भी अगर आप डाइवर्जन कीजिएगा,
यूथ अगर यहाँ सुइसाइड कर रहा है, आपके तमाम अपील को खारिज कर रहा है, आपके डाइवर्सनरी टैक्टिक्स के साथ नहीं आ रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि बीनीथ द सरफेस कितना गहरा असंतोष है। नौजवान बूढ़ा होने की तरफ बढ़ रहा है। सबसे यंग पॉपुलेशन हिंदुस्तान की नौजवानों की है 60-65%, जो 30 के अंदर की है, 40 के अंदर की आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। उनके साथ अब अन्याय करना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं यह भी आपसे कहूंगा कि यह सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ समझौता किया। हमने अपना जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, जो हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में हमने कहा था कि हम किसी के भी हस्तक्षेप से राज्य को बरी करेंगे, राज्य में कोई हस्तक्षेप बाहरी ताकत नहीं करेगा। गांधी जी इसी सवाल पर शहीद हो गए। बोले हमारे और पाकिस्तान के बीच का जो झगड़ा हम तय कर ले, पश्चिम के लोग हटे, ब्रिटेन हटे। इन्होंने 91 में क्या किया कि पूरा ओपन कर दिया। ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल कैपिटल और बड़े कारपोरेट जो कोरोना पीरियड में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिनके डिक्टेट्स पर रोजगार निजीकरण करके खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ बोलने की जगह अपनी जनता का ही वो दमन कर रहे हैं। जहां तक सन 24 की बात है, मैं आपको 2024 के पहले ही मैं बता रहा हूं। देखिए, भारतीय राजनीति में जो विपक्ष है वो भले अपनी भूमिका न निभा रहा हो, लेकिन पहले मैं चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 82-83 के सेशन का प्रेसिडेंट था और हमने 84 में पूरे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भारी रोजगार का हमने वहां पर मार्च किया था और हमने छात्रों से अपील किया था कि आप पढ़ाई लिखाई जारी रखते हुए अपने अधिकार के लिए आइए। कोई कक्षा हमने नहीं बंद कराई। हमने कहा वॉलंटरली जो शरीक हो, दसियों हजार लोगों ने लखनऊ में मार्च किया और ढेर सारे पुराने छात्र नेता से लेके सब लोग उसमें शरीक हुए और एक बहुत बड़ा मार्च लखनऊ में हुआ। उसके बाद भी बहुत दिन तक ये आंदोलन चला। मैं उस समय के आंदोलन में ये देखता था कि उसमें मांग, उनके जो जीवन के सवाल थे, रोजगार के, शिक्षा के, वो प्रमुख थे। उसमें कोई बहुत ओपन आइडियोलॉजी नहीं आती थी। यही मैंने किसान आंदोलन में भी देखा कि तीन उन्होंने जो कानून बनाए गए थे उसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। लेकिन इस आंदोलन का अंतर स्वरूप अगर आप देखें, उसका जो स्वर उभर के आया वो ग्लोबल कैपिटल से टकरा गया। भाषा उनकी अलग हो सकती है। जैसे किसान आंदोलन ने कहा कंपनी राज आ रहा है, नौजवान भी कह रहा है कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण से अब ये रोजगार देंगे नहीं। तो मैं ये देख रहा हूं, अब इस समय मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं तो मुझे तो दंग हम रह जाते हैं। अभी हम ग्रामीण अंचल की एक रिपोर्ट देख रहे थे, पश्चिम से लेके पूरब तक हमने देखा, मोदी जी जैसे ही टीवी पर आते हैं, जैसे ही वो अपने मन की बात करते हैं, तो लोग कहने लगते हैं कि सब कुछ है लेकिन बहुत झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। ये मैं भाषा देख रहा हूँ, अपनी भाषा में लोग बोलते हैं। तो लोग आजिज आ गए हैं ये लंबी लंबी बातें विश्व गुरु होने की सुन के। लोगों को लगने लगा है कि आप कैसे इन प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। जैसे मैं एक और राज्यों की बात छोड़ दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में देखिए, नेकेड रूप से कभी आपने सुना है इस समय मुगलों के खिलाफ कब आरएसएस लड़ा था? भाई, आरएसएस का जन्म ही 1925 में हुआ। अगर ये मान लिया जाए आरएसएस कैडर के बतौर महामहिम गृह मंत्री बोल रहे हैं अमित शाह जी कि हम लोग भी मुगलों के खिलाफ लड़े, आप भी लड़े, तो भाई आपका इतिहास तो कहीं लड़ने का नहीं रहा। आप 1925 से उभरे, ये सच है कि आप राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में अपवाद स्वरूप भी अगर भागीदारी किए हो तो मैं नहीं कह सकता। चलो, आप अगर कोई भागीदारी किए हो तो
तो आज ही लड़ लीजिए ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ, आज ही लड़ लीजिए एक कारपोरेट हमले के खिलाफ। विदेशी कंपनियों से इतना मोह क्यों है आपका? अगर आप सही मायने में देशभक्त हैं तो आप वहां जाके गांव गांव कैराना से लेके मुजफ्फरनगर तक आप घूम के लोगों से कह रहे हैं कि हम भी मुगलों के खिलाफ लड़े, जाट भी मुगल खिलाफ लड़े। अरे भाई, जाट तो 1857 में जब लड़ा, उस समय इंडिया के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। पहला स्वतंत्रता संग्राम की बात मार्क्स ने लिखा। जब उनसे लोगों ने कहा कि इसमें वर्कर कहाँ है, पीजेंट कहाँ है, तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उदाहरण दिया कि वहां की लड़ाई तो एरिस्टोक्रेसी ने लड़ी थी वहां के रिवॉल्यूशन में। भारतवर्ष में उन्होंने कहा यही वहां का जाट जैसे लोग ही वहां के वर्किंग क्लास हैं जो अपने फर्स्ट नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। तो जाट का तो बहुत लंबा इतिहास है, सिखों का लड़ने का बहुत लंबा इतिहास है। उन्हीं के खिलाफ तो आपने पूरा जहर उगला है, उन्हीं के खिलाफ तो आपने आतंकवादी से लेके खालिस्तानी से लेके अभी तक माओवादी सुना करते थे, नक्सली आपकी भाषा में सुन रहे थे कि वो आतंक करते हैं, तो आपने आम सिखों को आतंकवादी बना दिया। आपकी भाषा में जो जाट थे उन जाटों पर भी आपने हमला किया। तो चुनाव के समय में जाके ये कहना कि भाई हम और आप मुगलों से लड़े, यह तो अजीब व्याख्यान है इतिहास के बारे में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार जो चुनाव में लड़ रही है, अखिलेश कोई ताकत अपने में नहीं है, अखिलेश का ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूशन नहीं है। जनता ने अपना विपक्ष तैयार किया है और वह जो सत्ता विरोधी लोगों का गुस्सा है वो अखिलेश के माध्यम से दिख रहा। और उससे बेटर अगर कोई विकल्प होता तो लोग उधर चले जाते। उनको अब उत्तर प्रदेश या बाहर की स्थितियों में कोई ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो ग्लोबल कैपिटल की सर्विस करे। ग्लोबल कैपिटल से देखिए, पहली बार जब मैं इस आंदोलन में शुरू में जुड़ा तो उस आंदोलन के दौर में इतना ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ, कारपोरेट के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई इस रूप में नहीं आई। ये ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ पिजेंट्री खड़ी हुई, निजीकरण के खिलाफ यूथ खड़ा हो रहा है, ग्लोबल कैपिटल को हमला कर रहा है। आप देख रहे हैं वर्किंग क्लास तो पहले से ही ये कहता रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज के जो दो बड़े संवेदनशील हिस्सा हैं, जो हमारी पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी आबादी है, किसानों की और नौजवानों की, नौजवान आंदोलन कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक, और ये यही नहीं लड़ रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए। और सबसे बड़ी बात है जो सन 91 में हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को गिरवी रख दिया गया, तोड़ दिया गया, ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ खड़े होने का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था राज्य, उसको एकदम उसका विलीनीकरण हो गया। उस सवाल को यह आइडियोलॉजी अपने आज के मुद्दों के साथ उभर के खड़ी हो रही। यह नए किस्म का आंदोलन है और यह राष्ट्रीय विपक्ष भी निर्मित कर रहा है। तो राष्ट्रीय विपक्ष केवल संसदीय दायरे में मत देखिए, ये लोग भी संसदीय दायरे के, मैं पुरानी बहस संसदीय में नहीं बात कर रहा हूँ, संसद के बाहर और अंदर की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मुख्य धारा के जो राजनीतिक दल हैं उनसे हट करके यह आंदोलन खड़ा हो रहा है जो संसदीय राजनीति में दखल दे रहा है। वो कह रहा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं किसी दूसरे का समर्थन कर रहा है। तो सन 2024 में इस खतरे को आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, ग्लोबल कैपिटल के लोग जानते हैं। इसीलिए देखिए, एक नेहा राठौर है, गांव की लड़की है, उत्तर प्रदेश में काबा जो यहाँ की स्थिति थी उसको कर दिया। मैं देख रहा हूं कि चौतरफा उसके ऊपर हमला हो रहा, चौतरफा इतने भोपू आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, भद्दे भद्दे शब्दों में आ रहे हैं और मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, कोई नहीं। तो मैंने जितनी वल्गैरिटी हो सकती है धमकाने की, गाली देने की, अरे भाई वो कलाकार है, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है, मैं जानता हूं। कोई आरजेडी, कोई लालू, कोई मुलायम,
कोई अखिलेश से उसका कुछ लेना देना नहीं। वह एक जनवादी किस्म की लेखिका है जो बिहार का अपना चरित्र रहा है। बिहार में नागार्जुन से लेकर के फणेश्वर नाथ रेणु तक लोग पैदा हुए हैं। पूरे देश में एक सांस्कृतिक जीवन प्रतिरोध का रहा है। उसी कड़ी में वो लड़की उभर रही है, उसके ऊपर चौतरफा हमला हो, हद कर दिया है। लोग कहते थे कि मुसलमान हर वक्त डरा हुआ है हिंदुस्तान में। आज तो हालत ये हो गई है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजेश सचान का जो प्रोटेक्टर था वो खोजते हुए मुझे भी पकड़ के, जिनके खिलाफ आज तक कोई भी मुकदमा, अगर हम जेल भी गए तो हम बिना शर्त वहां से रिहा हुए, हमने कभी कोई जमानत नहीं कराई, हमको उठा के वो जेल में डाल देते। क्योंकि मैं राजेश सचान का जो संगठन था उन लोगों में हूं जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसका फाउंडेशन किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो टेरर का वातावरण है, बच्चे घबरा जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि क्या करेगी ये सरकार। आज भी मैं जुडिशरी को इसीलिए अप्रिशिएट करता हूं कि तमाम डिस्टॉर्शन के बाद हर इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन जुडिशरी भी समय समय पर अपनी ऑटोनॉमी दिखाती। अगर जुडिशरी अपनी ऑटोनॉमी न दिखाती तो रिमांड मजिस्ट्रेट 120B जैसे मुकदमे में उनको बरी नहीं करती कि ये केस नहीं बनता। 120B आप जरा सोचिए कि किसके खिलाफ लागू होता है। 120B में मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, मैं भी गिरफ्तार होकर के जेल भेजा जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अखिलेश दिल्ली में बैठ करके षड्यंत्र कर रहे थे और पूरे देश में युवा आंदोलन को फंड कर रहे थे, युवा आंदोलन को काम कर रहे थे, बिना ये जांचे हुए कि अखिलेश की इकोनॉमी क्या है, अखिलेश का जीवन क्या है, अखिलेश के लोग। मैं एक प्रतीक के बतौर कह रहा हूं, अखिलेश जैसे लाखों लोग हैं इस देश में जो नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और अपनी ये अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। यही सुधा भारद्वाज के साथ हुआ, यही गौतम नवलखा के साथ हुआ, यही सब लोग। यह भी प्रमाणित हो गया कि उनके कंप्यूटर में प्लांट किया गया, यह भी प्रमाणित हो गया। लेकिन आज भी गौतम नवलखा जैसे लोग जेल में हैं और जिनके लिए बड़े बड़े इतिहासकार से लेके सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक टेरर का वातावरण पूरे देश में उन सभी लोगों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है जो विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। और वास्तव में यही लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक विपक्ष का निर्माण कर रहे हैं। और 2024 में रोजगार का अधिकार, किसान अधिकार, पर्यावरण का सवाल देखिएगा, यह एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और इसको नकार करके केंद्र में कोई सरकार नहीं बनी। जी अखिलेश जी, मैं आपकी बातचीत से दो चीजें समझ पाया हूं और मैं उसको कह भी रहा हूं। एक चीज ये, जिस विपक्ष की बात आपने की, जयप्रकाश जी कहते थे कि जो संसद में है वो असली विपक्ष नहीं है, क्योंकि वो कहीं न कहीं सत्ता का ही एक हिस्सा होता है। असली विपक्ष जनता का एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था कि जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन से अलग एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन होना चाहिए, वो इस देश की संप्रभुता को, स्वायत्तता को और आजादी को बचाएगा। वो धीरे धीरे जो आपने कहा उससे लग रहा है कि एक उसी दिशा में विपक्ष का एक नया निर्माण हो रहा है, जो एक्स्ट्रा, जो पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क से बाहर है, जो जनता का विपक्ष है। एक दूसरा, अगले चुनाव में ये मुद्दा बन सकता है, क्योंकि देश के नौजवानों में ये बात उसी तरह फैली है कि रोजगार को मुद्दा बनाना चाहिए जिस तरीके से किसानों की एमएसपी की बात फैली है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि देश, आपने जो मजदूर आंदोलन की बात की, आज ही किसान और मजदूर मिलकर के एक विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि केंद्र ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो खैर, वादे तो कहीं पूरे नहीं कर पा रहे हैं। वो जो जितने उन्होंने वादे किए हैं, अगर उसी की कोई पुस्तिका छपे तो मेरा ख्याल है वो 700-800 नंबर से आगे चली जाएगी जो वादे हुए हैं। और ज्ञान तो ऐसा है कि धर्म का ज्ञान, हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि रामायण पढ़ने को उन्होंने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं, लेकिन रामायण का ज्ञान दे रहे थे कि राम ने भरत को रावण के पास अंत में शिक्षा लेने के लिए भेजा। और हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि
जामवंत को हनुमान ने कहा कि जामवंत जी आप में बहुत शक्ति, आप जा सकते हैं लंका। यानी हनुमान राम जामवंत को ज्ञान दे रहे हैं उनकी शक्ति का। तो ये जो महान ज्ञान है, और यही आगे चल करके रामायण का या महाभारत का हमसे करने वाले लोग हैं, तो ये देश की जनता को तय करने वाला करना है कि ये कितने धर्म के हैं, कितने जनता के हैं, कितने लोगों के हैं, और कितने इस देश के उस एथॉस के साथ हैं जो 5000 7000 साल से हमारे देश में भाईचारे का चल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस प्रोग्राम को एक मिनट आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बताया कि मैं जैसे 70 के लास्ट से लेके 80 से आंदोलन में, जयप्रकाश जी वगैरह के आंदोलन के दौर में हम लोगों ने पूरा उसमें समर्थन किया था। मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे जो पुराने आंदोलन रहे हैं वो राजनीतिक प्रश्नों पर ज्यादा रहे। अभी जो आंदोलन है वो ग्लोबल कैपिटल से टकरा रहा है, क्योंकि उस समय स्टेट की एक ऑटोनॉमी थी। कोई स्टेट को सरेंडर नहीं किया था जो 91 के बाद सरेंडर किया गया है। यह एक नया फिनोमिनन है। पार्लियामेंट्री एरिना में ही ये आंदोलन चल रहा है। देखिए, गैर संसदीय जो चुनाव थे, एक तरफ जयप्रकाश जी के थे, लेकिन वो संसदीय राजनीति में दखल दे के विपक्ष भी बनवाते थे, और दूसरी तरफ एक नक्सलवाड़ी का भी गैर संसदीय आंदोलन उस दौर में आया। 60 के लास्ट में अगर आप देखें दोनों, वह परिप्रेक्ष्य अलग था। आज का जो परिप्रेक्ष्य है वह परिप्रेक्ष्य निहायत राजनीतिक धारा में घुस रहा है। और कल ये जो ताकतें हैं, ये मुख्य धारा की राजनीति को भी निर्मित कर सकती हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि एक रेडिकल चेंज की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। हिंदुत्व के खिलाफ अभी अगर कुछ कहा जाए, पुराने समय में हिंदूवाद के खिलाफ लड़ाइयां थी, अभी हिंदुत्व के खिलाफ, ग्लोबल कैपिटल से उसके नेक्सस के खिलाफ जो दिमाग हिंदुस्तान का बन रहा है, वह पार्लियामेंट्री एरिना का पूरा चरित्र और स्वरूप बदल देगा। और जितने भी ब्लैक लॉस से लेके ऑपरेटिव घटनाएं हैं, सबको कम्बैट करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मत मानिए कि ये लोग राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, ये उनकी फिलॉसफी नहीं है। ये अलग किस्म की एक रेडिकल पॉलिटिक्स जो ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ लड़ेगा और हिंदुस्तान को डेमोक्रेटाइज करेगा, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देगा, उसकी लड़ाई की तरफ ये चीजें बढ़ रही हैं। और अगर 2024 नजदीक है तो आने वाले वर्षों में वह एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण भी इस देश में होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग इसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और हम इन विषयों पर आगे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि देश की इस समय मुख्य समस्या इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन है। कल बजट आ रहा है, देखते हैं बजट क्या देश की कितनी आशाओं को तोड़ता है, या कुछ आशाएं नई पैदा करता है या नहीं करता है। लेकिन आज की बातचीत ने ये बताया कि 2024 का मुद्दा, प्रमुख मुद्दों में रोजगार एक मुद्दा संभवतः बन जाएगा, क्योंकि नौजवान इसके पक्ष में है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, दोस्तों, मैं आपसे विदा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें जो अखिलेंद्र जी ने आपके साथ बातचीत की। अखिलेंद्र जी पुराने छात्र नेता हैं और अभी भी छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, तो आशा है आपके प्रतिक्रिया हमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेंद्र। नमस्कार। नमस्कार।